नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ लेट्स गेट यूट्यूब एग्जाम चैनल पे। और जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने 370 के बारे में बात किया, शुरू कर रहे थे हम लोग। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 370 के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे तो आपको चीजें आधा अधूरा समझ में आएगा। हम रैंडम किसी मुद्दे पे बात करने से बेहतर है कि हम उसको जड़ से समझें। और जब हम उसको जड़ से समझते हैं, सीक्वेंस से समझते हैं, तो मेरा मानना है कि वो चीजें आपको बेहतर रूप से समझ में आती है। और जब आप बेहतर रूप से चीजों का रूट मालूम होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि 2019 में 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश से 370 धारा हटाई गई और कश्मीर हमारे देश का भाग बना। ऐसा क्या हुआ, कौन सी चीजें हुई, इन्हीं पे हम लोग बात कर रहे थे और इनसे बात शुरू कर रहे थे। तो पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमारे पास कश्मीर आया और किस तरीके से बारामूला का केस हुआ, किस तरीके से राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया, कैसे माउंट बेटन और जिन्ना के बीच समझौता हुआ, कैसे जिन्ना ने अकबर खान एक ऐसे व्यक्ति को हमारे देश पे हमला करने के लिए भेजा था जो सेना था लेकिन सेना के रूप में नहीं आए थे, और ये सब माहौल कैसे बना। उसके बीच में हमने पहले पार्ट में समझा कि हैदराबाद कैसे जुड़ा। हैदराबाद अपनी इच्छा से हमारे देश में नहीं जुड़ा था, जबरदस्ती हम लोगों ने हैदराबाद में सेना भेज के 2 लाख लोगों को मार कर हत्या हुई, तब हैदराबाद हमारे देश का भाग बना। जूनागढ़ का विलय जो पाकिस्तान के साथ हो गया था, वल्लभ भाई पटेल ने विलय को मानने से इनकार कर दिया और फिर जिस तरीके से हमने जूनागढ़ को अपने देश में मिलाया। तो कहने की बात यह थी कि हमारा देश का जब एकीकरण हुआ तो बहुत आसानी से एकीकरण नहीं हुआ, बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। उसी पापड़ बेलने का एक क्रिया था कश्मीर। कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, तो कश्मीर हमारे देश में कैसे आया, फिर यूएन ने क्या फैसला सुनाया 1948 को, और वो 3 फैसले क्या थे जिसके बारे में हमने पहले भाग में चर्चा किया है। तो यहाँ तक की कहानी जो हमने सुनाई है आपको, ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। जो बच्चे डायरेक्ट पार्ट 2 में आ गए हैं, हालांकि ये कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी, पार्ट 2 भी जहाँ पे उठाऊंगा वहां की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मजा आपको अगर लेना हो, अगर आपको इसका चरम सुख या पूर्ण आनंद लेना हो, तो वो आनंद आपको तभी मिलेगा इस चैप्टर का जब आप पहला भाग भी इसका देखेंगे। तब आपको बेस से समझ में आएगा कि 1947 से हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरीके से कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास आया और 1/3 हिस्सा जो पीओके कहलाता वो। यूएन ने जो फैसला लिया उस फैसले पे क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया था। उस फैसले में ये था, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो फैसले में ये था कि पहला फैसला तो यही हुआ था कि जहां पर भी सेना आखिरी टाइम पे होगी वही पे एलओसी बना दिया जाएगा, तो हमारे देश के एलओसी बन गए। सेकेंड ये था कि चूंकि पहले पाकिस्तान की सेना घुसी है, तो पाकिस्तान की सेना जब अपने आप से अपने सेना को वापस बुला लेगी और पाकिस्तान की जितने जनता है जो मूलतः पाकिस्तानी है लेकिन कश्मीर में है इस समय, उनको जब वापस पाकिस्तान बुला लेगी तब भारत की सेना अपनी सेना पीछे करेगी, जो कि आज तक नहीं हुआ, ना पाकिस्तान करने वाली है। अगर ऐसा पहला और दूसरा कदम जब टूट जाता है, तब तीसरा नियम यह लगाया था कि तब वहां पर जनमत संग्रह होगा, जो आज तक हो नहीं पाया है और ना हो पाएगा, ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं जनमत संग्रह कभी वहां पे हो पाएगा। क्योंकि ना पाकिस्तान अपनी सेना हटाने वाली है, पाकिस्तान नहीं हटाएगी तो फिर उस फैसले से भारत को हटाना ही नहीं है, क्योंकि भारत तो तब जनमत संग्रह तो तब होगा जब दोनों सेनाएं अपनी हटाएंगी, तो हो नहीं सकता। जितना हम लोग पाकिस्तान के बारे में अभी तक जाने हैं, तो ये मामला था। पूरे पहले भाग में हमने पढ़ा था, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हरि सिंह की कहानी वानी सब मैंने सुनाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, वो सब सुनेंगे आपको मजा आएगा। तो पहला पार्ट का वीडियो आप देखेंगे, लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो है, समझ में आ जाएगा। अब हमें बात करनी है कि उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ, ये समझिए। 30 अक्टूबर 1947 को, जो नाम मैं यहाँ पे लूंगा उस नाम के बारे में बेहतर आप तभी समझ पाएंगे जब आप पहला पार्ट देखेंगे, ठीक है। 30 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रमुख बना दिया गया। राजा हरि सिंह के ही कहने पर, राजा हरि सिंह तो राजा थे,
उनके आदेश पे कश्मीर का प्रमुख शेख अब्दुल्ला को बनाया। 1949 में शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन लोग के बीच में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अब ये चीजें कैसे चलेंगी, कश्मीर के बारे में भी कुछ हल निकाला जाए। तो कश्मीर का विलय हो चुका है और उस समय आपको मालूम है कि 1949 में क्या हो रहा था, हमारे देश का संविधान लगभग तैयार ही होने वाला था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। उसके पहले की ये बात है कि हमारा संविधान भी तैयार होने वाला, संविधान सभा बैठ के संविधान बनाएगी। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि अब कश्मीर का जो मामला उसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि अभी तो वहां पे जनमत संग्रह हुआ नहीं है। जनमत संग्रह जब तक नहीं हुआ जब तक कश्मीर का जो 2/3 हिस्सा है वो तो भारत नहीं है, 1/3 पीओके है। तो जनमत संग्रह का वेट करेंगे। जब तक जनमत संग्रह नहीं होता तब तक कश्मीर के जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो कैसे चलेंगे, इस पर चर्चा होने वाली थी। तो इस मीटिंग में यह तय हुआ कि कश्मीर से 4 व्यक्ति संविधान सभा के मेंबर बने। याद रखना, संविधान सभा के मेंबर बनाए गए, क्योंकि उस समय ये होगा कि जो भी कश्मीर का नियम है तो संविधान में ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये सहमति बनी कि आप क्या करते हैं, संविधान में ही लिख लिया जाता है उन सब चीजों को। तो संविधान में लिखने के लिए कश्मीर से 4 सदस्य आए जो संविधान सभा के मेंबर बने। और वो 4 सदस्य कौन कौन से थे, तो याद रखना, एक तो खुद शेख अब्दुल्ला ही थे पहले, ठीक है, पहले व्यक्ति खुद शेख अब्दुल्ला थे। याद रखना, शेख अब्दुल्ला भी हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, क्योंकि बाद में बने, शुरू में तो नहीं थे, बाद में। शेख अब्दुल्ला का ही एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र अफजल मिर्जा बेग थे, शायद यही नाम था उनका, मिर्जा अफजल बेग। मिर्जा अफजल बेग, शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग की जोड़ी ऐसा कहा जाता है जैसे जय और वीरू की जोड़ी है। उस समय मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है, ऐसी जोड़ी मानी जाती है, जय और वीरू की जोड़ी। दूसरे ये बना। तीसरा जो व्यक्ति जो संविधान सभा का मेंबर बना कश्मीर की तरफ से, वो थे मसूदी भी थे, राजनीतिक भी थे, वहां से वो बने। और चौथा व्यक्ति जो थे वो हिंदू थे, मोतीराम भांगड़ा नाम था उनका, शायद, हाँ यही नाम था, मोतीराम भांगड़ा। तो ये 4 सदस्य आए हमारे देश में संविधान कश्मीर से, जो संविधान सभा के मेंबर बने। और इन लोगों ने भी संविधान बनने में मदद की। इनका रोल क्या था, कश्मीर को लेके जो नियम बनाने थे वो नियम यहाँ पे बना, ठीक है। जो संविधान हमारा बना, जो संविधान मूल रूप से तैयार हुआ, उसमें कश्मीर के बारे में जो आर्टिकल था वो 306A था। बाद में इसी 306A को ही क्या कर दिया गया, 370 बना दिया गया। तो मूलतः संविधान का जो ड्राफ्टिंग हुई थी, उस ड्राफ्टिंग में 306A जो था वो कश्मीर के लिए था। और फिर जब फाइनल संविधान आया तो उसे 370 आर्टिकल बना दिया गया और यही 370 आर्टिकल बने। 370 आर्टिकल बेसिकली क्या है, अगर आपको अपने संविधान का भाग 21 मालूम होगा, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो भाग 21 के बारे में आप जानते होंगे। और भाग 21 में क्या है, 369 से लेकर 392 तक के जो आर्टिकल है वो भाग 21 में आते हैं। और ये जो 369 से लेकर 392 तक के आर्टिकल जो भाग 21 में रखे गए हैं, ये एक्चुअल में किसके लिए रखा गया था, अस्थायी राज्यों के लिए। 369 से लेकर 392 तक था वो अस्थायी चीजों के लिए था, टेम्पररी चीजों के लिए बनाया गया था। ऐसी चीजों के लिए इसमें रूल बनाए गए थे या संविधान या नियम बनाए गए थे जो अस्थायी है, जिससे बाद में कुछ परिवर्तन होना, जैसे नागालैंड की था, ये सब चीजें इसी अस्थायी, ठीक है। इसी में 13 अमेंडमेंट करके 13 अमेंडमेंट 13वां संशोधन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 1962 में किया था मेरे ख्याल से। 13वां अमेंडमेंट 1962 में किसने किया था, नेहरू जी ने। और ये अमेंडमेंट किस लिए किया गया था,
क्योंकि उस समय नागालैंड, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल थे इस आर्टिकल के बीच में नागालैंड का भी था अस्थायी चीजों की, तो नागालैंड ने कहा कि भैया आपने तो हमें अस्थायी में डाला हुआ है, मतलब अस्थायी रहेंगे कि हम आप पे भरोसा करें, ऐसा करेंगे आप हमारे। नागालैंड का जो नागा समूह था, इतना खतरनाक समूह था कि वो अपने आजादी के लिए जान देने और जान लेने के लिए हमेशा तैयार। नागालैंड को अगर सच कहूं तो नेहरू जैसा व्यक्ति था जो अपने देश में मिला लिया, वरना ऐसा कोई राजनेता अभी तक नहीं आया है जो मिला सके नागालैंड और पापड़ बेलने। इसमें नेहरू की तारीफ करनी पड़ेगी, नेहरू ने ऐसा नागालैंड को हमारे देश में। तो 1913वां अमेंडमेंट जो हुआ 1962 में, नेहरू जी ने अमेंडमेंट करके नागालैंड को एक विशेष प्रावधान दे दिया और यहाँ पे नागालैंड के लिए 371 ए बनाया गया, 371 ए बनाया गया नागालैंड के लिए अमेंडमेंट के बाद। तो जो भाग 21 था वो क्या था, अस्थायी के लिए था, और अस्थायी राज्यों में जो विशेष प्रावधान आते हैं उन प्रावधानों के, यहाँ पे विशेष प्रावधान जो थे उसके लिए था। और इसी में 370 आर्टिकल भी आ गया था, 370। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम समझेंगे कि आर्टिकल 370 है क्या, इस बात को ध्यान से समझेंगे कि आर्टिकल 370 जिसकी इतनी चर्चा हो रही है वो बेसिकली है क्या, या था कश्मीर के लिए बनाया गया था वो आर्टिकल 370 क्या। आर्टिकल 370 के अंदर कई क्लॉज थे। फर्स्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज और थर्ड। फर्स्ट क्लॉज के अंदर ही कई बातें। फर्स्ट क्लॉज के अंदर 370 वन के अंदर ए था, और 370 वन के अंदर जो ए भाग था वो ये कहता था कि कश्मीर पे आर्टिकल 238 लागू नहीं होगा। आर्टिकल 238 क्या था, आप ये आपके जेल में आ रहा हो कि आर्टिकल 238 क्या था जो ये लागू नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर पे आर्टिकल 238 लागू नहीं होना था। अगर हम 238 आर्टिकल के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है कि स्टेट राज्य को लेकर जो कानून बने थे, भाग 6 ध्यान से समझना, भाग 7, भाग 8, भाग 9, ये सारे जो भाग थे वो राज्यों के लिए बनाए गए। स्टेट के लिए इतने भाग बनाए गए थे, अलग अलग तरीके के, 4 तरीके के हमारे राज्य उस समय जब संविधान मूल रूप से बना हमारे पास, तो 4 तरीके के राज्य बनाए गए थे। जो भाग 6 एक राज्य, एक तरह के राज्य के लिए था, भाग 7 दूसरे तरीके के राज्य के लिए था, भाग 8 तीसरे तरीके के राज्य के लिए था, और भाग 9। अगर हम भाग 6 के राज्य के बारे में बात करें तो भाग 6 में कौन से राज्य थे, तो इसमें जो आर्टिकल था भाग 6 में वो कहां से लेके कहां तक था, तो ध्यान रखिएगा 152 से लेकर आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, 237 तक आर्टिकल होता वो भाग 6 क्या था ये। तो आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण राज्यों के बारे में था जो राज्य ब्रिटिश ने हमें सौंपा। ब्रिटिश ने जो राज्य ब्रिटिश संसद के अंदर थे वो राज्य जो हमें ब्रिटिश ने दे के गए थे, उन राज्यों के बारे में 152 से लेकर 237 था। हम कह सकते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी राज्य थे अंग्रेजों के पास वो सारे राज्य यहाँ पे आ गए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये ठीक है। भाग 7 के अंदर एक आर्टिकल था, बस एक ही आर्टिकल था 238। भाग 8 के अंदर जो आर्टिकल थे वो 239 से लेकर 242 तक थे। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक थे, और यहाँ पर आर्टिकल 243। ये
जो आर्टिकल 238 था ये किन राज्यों के लिए था? तो ये उन राज्यों के लिए था जो राज्य आसानी से हमारे देश में शामिल नहीं होना चाहे। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, ये सारे राज्यों को भाग 238 के अंतर्गत रखा गया था। जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कश्मीर हो गया। और इन राज्यों के पीछे आर्टिकल 238 अलग क्यों रखा गया था? क्योंकि इन्हीं राज्यों को, ऐसे तमाम राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए। क्या विशेष प्रावधान? जैसे ये राज्य शामिल तो हो नहीं रहे थे भारत में, तो पूछा गया भैया कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी सेना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ले जाओ आप सेना, ले जाओ सेना, और बताओ क्या चाहिए? तो हमें हमारी राजशाही मिलनी चाहिए, हमारे नाम के आगे राजा लगा होना चाहिए, हमें प्रीवी पट मिलना चाहिए। मतलब ये सारी जो भी 21 तोपों की सलामी वाली बिजली की सुविधाएं थी उन राज्यों को दिया गया था। इन राज्यों, ये वही राज्य हैं जिनको बाद में प्रीवी पट मिलता था, लाख 2 लाख रुपए हर महीने आपको जाते थे इन राज्यों के राजशाही के लिए, और इनकी राजशाही जिंदा। बस ये भारत में आ गए थे, उसी का किराया हम लोग दे रहे, बस ये समझिए। ठीक है, बाकी सारी सुविधाएं की अपनी थी। तो ये बहुत, मतलब बहुत ज्यादा सुटेबल राजा माने। 239 से 42 तक वो राज्य थे जिनको ब्रिटिश यूटी की तरह यूज कर रही थी। जैसे मिजोरम हो गया, ठीक है, जैसे मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे जो राज्य थे, त्रिपुरा हो गया, ये सारे, मतलब आप कह सकते हैं यूटी वाले जो राज्य थे वो 239 से 42 के अंदर रखे गए थे। और भाग 9 में 243 में केवल एक ही राज्य रखा गया था, अंडमान। और ये अंडमान भी अंग्रेज दे नहीं रहे थे, अंडमान अंग्रेज दे ही रहे थे। बहुत मुश्किल से भारत ने बड़े पापड़ बेल के अंडमान को लिया है। अंग्रेज कह रहे थे अंडमान नहीं देंगे, वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, अंडमान में तो हमारी यादें जुड़ी हैं, अंडमान में तो आपने हमारे बहुत से देशवासियों को काला पानी की सजा दी, अंडमान में रहे, वो दीजिए हमको। बड़ी मुश्किल से अंडमान मिला, उसको रखा गया 275। तो ये जो 238 के प्रावधान थे जो मुख्य राज्यों को दिया गया था, इसके जो विशेष प्रावधान थे कश्मीर पे बोला गया इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। मतलब इसके अंतर्गत भी कश्मीर नहीं आएगा, इनके प्रावधान से आगे का प्रावधान इनको मिलेगा, इससे भी ज्यादा विशेष प्रावधान कश्मीर को दिया जाएगा। ये जो राज्य थे ना वो इन राज्य को चढ़ाते थे। तुम लोग कैसे राज्य में बताओ, हम देखो राजस्थानी वाले हमें कितों को सलामी मिलती है, हमें प्रीमियम पर मिलता है, ये सारी चीजें होती। बाद में जब धीरे धीरे ये जुड़ गए तो नेहरू जी ने भी इसको समाप्त करने की बहुत प्रयास किया। बहुत दिन तक अगर वो रह जाते तो दिन और कर ही देते। तो आर्टिकल 238 पे इन्होंने काम किया था। बाद में नेहरू जी ने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया था, उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया था, हटा दिया था 238 आर्टिकल, वो हम बाद में बात करेंगे। अमेंडमेंट में बाद में नेहरू जी ने क्या किया, 238 आर्टिकल को ही खत्म कर दिया। 1962 या 54 में 238 आर्टिकल को इन्होंने खत्म कर दिया, पूरा खत्म। तो भाग 7 भी खत्म कर दिया और भाग 9 भी खत्म कर दिया। आप कभी भी अपना संविधान पढ़ेंगे तो आपके संविधान में भाग 6 के बाद भाग 7 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भाग 8 मिलेगा। भाग 7 को डिलीट कर खत्म ही कर दिया था आर्टिकल 238 का मामला ही खत्म कर दिया। तो नेहरू जी ने पहले काम कर दिया। हालांकि तो अब के समय में हमारे पास दो ही तरीके के राज्य हैं। सारे राज्यों को भाग 6 के अंदर डाल दिया गया और जो यूटीज थी उनको भाग 8 के अंदर डाल दिया। भाग 9 भी, अंडमान भी किसमें आ गया, यूटीज में आ गया, तो भाग 9 भी खत्म हो गया। भाग 9 को बाद में जिंदा किया गया और भाग 9 को जब जिंदा किया गया बाद में तो इसके अंदर सरकारी जिला पंचायत वो सब डाल दिया गया। फिलहाल आपके राज्य भाग 6 का, लेकिन शुरुआत में भाग 238 था। तो हमारे उसमें तक कश्मीर पर आर्टिकल 238 लागू नहीं होगा। ये 370 के पहले आर्टिकल के पहला। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश था किस तरीके से हमें मिला, ये बड़ी कठिनाई वाला। आज कोई याद नहीं करता है कि हमारा देश, बस सब कहते हैं कि इंडिया है, लेकिन इंडिया कैसे इंडिया बना ये बड़ा। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, अगर हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं आपसे, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुस्लिम ट्राइबल रहते, आदिवासी रहते। इनको पता ही नहीं था क्या भारत है क्या पाकिस्तान है।
तो कुछ नहीं पता था। लक्षद्वीप तो हमारे देश में ऐसे जुड़ा आधे घंटे के अंतर में। तब वल्लभ भाई पटेल को लगा कि एक काम करो, अपनी सेना को भेजा, नौसेना को, जाओ लक्षद्वीप के पास जल्दी से झंडा गाड़ दो। हमारी नौसेना गई लक्षद्वीप के पास, तिरंगा गाड़ के चली आई। और आपसे इंडिया के लोग पूछ रहे हैं मुस्लिम ट्राइबल की ये क्या है? बोला क्या से तुम इंडिया में हो? बोले इंडिया क्या है? उनको पता ही नहीं, वो नहीं जानते इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या, उनको ट्राइबल फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि जैसे इंडिया वॉर में झंडा गाड़ा, पाकिस्तान की सेना मात्र आधे घंटे बाद पहुंची वहां। आधे घंटे बाद पाकिस्तान की सेना पहुंची, और जब पाकिस्तान की सेना पहुंची, देखी कि इंडिया का झंडा गड़ चुका है, तो वापस क्या वहां पे जनमत संग्रह कैसे करना? तुमको पता ही नहीं जनमत संग्रह क्या? पहले तो ये बताओ कि किसको वोट करना है और कैसे करना है, वोट होता क्या है, ये नहीं बताओ। कौन माथा पच्ची करता? इंडिया झंडा लक्षद्वीप ऐसे हमारे देश में। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस वाले जो थे, चंदर नगर की अगर हम बात करें तो फ्रेंच वाले कह रहे थे कि मतलब फ्रेंच जा नहीं रहा, बोले कि जनमत संग्रह करवा लो, हमारे फ्रेंच कहीं नहीं जाएंगे, फ्रेंच सब लोग फ्रांस के अंदर है, जनमत संग्रह करवा लो। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है करवा लेते। जनमत संग्रह हुआ चंदर नगर में, जो बंगाल के पास एरिया है। वहां पर यकीन मानिए कि जनमत संग्रह हुआ तो लगभग 5,000 वोट भारत की तरफ आया, तो फ्रांस की तरफ 114 वोट। ऐसे चंदर नगर हमने देखा। दमन द्वीप की अगर हम बात करें, गोवा दमन द्वीप, गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा कैसे हमारे देश में आया? पुर्तगाली जा ही नहीं रहे, बोले हम गोवा नहीं छोड़े। बाद में 1961 में नेहरू ने अपनी सेना भेजी, सुबह सेना गई, शाम तक खाली, शाम तक अपना कब्जा हो गया, शाम तक हमारे पास हुआ। जनमत संघर्ष थोड़ी हुआ था, ऐसे एरिया पे डायरेक्ट हम लोग कब्जा कर लिए, गोवा पे कब्जा हो गया। दमन द्वीप की अगर हम बात करें तो दमन इधर था, द्वीप इधर था, इन दोनों के बीच में विद्रोह होना शुरू हुआ। दोनों के बीच में विद्रोह हुआ, जनता ने विद्रोह कर दिया। अब ना इधर की सेना इधर जा पा रही है, ना इधर की सेना इधर जा पा रही है, क्योंकि बीच का एरिया किसका था? इंडिया था। इंडिया ने कहा कि हम देंगे नहीं, हम अपना एरिया स्पेस ही नहीं देंगे, अपना रुक ही नहीं देंगे, जाओ कर लो, या तो हमसे विलय करो तब हम करेंगे। मामला यूएन तक गया, यूएन ने कहा भाई सही कर रहा हो तो भारत की जमीन है, भारत क्यों देगा? इस तरीके से हमें दमन और दीप को हटा। कई सारे राज्य, कई सारे पापड़ बेलने से, कई सारी चीजें करने के बाद हमारा देश एक आसान हुआ नहीं था उस समय एक करना। आज बहुत आसान होता है, आज किसी को नहीं आते। गोवा में चले जाओ, गोवा को नहीं आते, गोवा हमारा दमनदीप को नहीं आते, हैदराबाद को नहीं आते। अब तो हैदराबाद की वो रियासत रही नहीं गई, क्योंकि महाराष्ट्र उधर अलग हो गया, कर्नाटक उधर चला गया, तो हैदराबाद की पुरानी रियासत रही नहीं गई। लेकिन किसी को याद नहीं, ना किसी को फर्क पड़ता। सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन हो उस सिचुएशन के हिसाब से कदम उठा लेना चाहिए, यही सही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भाग 7 को इन्होंने 1956 में नेहरू जी ने डिलीट कर दिया था, और भाग 9 को डिलीट कर दिया था। भाग 9 जो है वो 73वां अमेंडमेंट जब हुआ है, 73वां अमेंडमेंट, उसमें जाके चिंता किया गया वापस। ये तो मैंने बता दिया। तो आर्टिकल 370 का ये हुआ, तो ये हुआ कि 238 वाला जो आर्टिकल 370 के अंदर ये लिखा कि आर्टिकल 238 कश्मीर पे लागू नहीं। ठीक है, पहला क्लॉज। अब कर दो दूसरे क्लॉज की बात करते। नोट बनाते रहिएगा, तभी तो आपको चीजें समझ में आएगी। कहानी की तरफ सुन रहे हो, बाद में फिर आपको याद ही ना रहे क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, भूल जाओ, मिक्स करो, फिर नोट बनाते रहिएगा। ए में तो ये लिखा था कि नहीं हो। फर्स्ट क्लॉज का बी पार्ट में क्या लिखा था, वो बात बी और सी इंपॉर्टेंट है, वो समझिएगा। बी में लिखा था कि भारतीय संसद का जम्मू और कश्मीर पर क्या अधिकार होगा, ये आर्टिकल 370 बन के बी में लिखा गया था। भारतीय संसद का जम्मू और कश्मीर पे क्या अधिकार होगा, इसमें लिखा था। देखिए आपको मालूम है कि जब विलय पत्र साइन हो रहे थे, तो विलय पत्र में साइन होने थे उस समय जो रियासतें थी उनसे 3 चीजें ली जा रही। क्या क्या लिया जा रहा था?
एक तो डिफेंस लिया जा रहा था, एक संचार लिया जा रहा था, और एक विदेश मंत्रालय। डिफेंस कह लीजिए, संचार कह लीजिए, और विदेशी मंत्रालय। तो जो रास्ता से जो हमारा विलय, जो रास्ता हमारा विलय पत्र साइन हो रहा था, उसमें हम लोग पूरे रास्ता ही नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे थे उनसे? डिफेंस, एक्सटर्नल जो अफेयर्स है हमारे वो लेते थे, संचार लेते थे, ठीक, इतनी शक्तियां हम ले लेते थे उनसे, ये भारत के अंतर्गत रहेंगे। तो बी में 370 के पहले क्लास के बी भाग में भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पे क्या अधिकार है वो लिखा गया है। इसमें ये लिखा है कि अगर भारतीय संसद चाहे तो वो इन्हीं 3 पे कश्मीर के लिए कानून बना दो। केवल इन्हीं 3 चीजों पे, डिफेंस पे, संचार पे और विदेशी अफेयर पे, केवल इन्हीं 3 पे अगर भारतीय संसद चाहे तो वो कानून बना सकती है, क्योंकि विलय पत्र में ये 3 चीजें ही उनको सौंपा। एक तो ये था 370(1)(b), दूसरा ये था भारतीय संसद अगर चाहे कोई और कानून बना, संसद कोई और कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बाद में हटाएंगे अमित शाह। जब ये याद रहेगा तभी तो समझ पाओगे कि अमित शाह ने इसको कैसे हटा दिया। इतने सारे आर्टिकल को रिमूव करने का कोई तरीका रहा होगा ना, संवैधानिक तरीके से हटाया, तो कैसे हटाया वो समझना पड़ेगा, तो इसलिए समझना जरूरी है। 370 आर्टिकल पहले क्लास का बी भाग में पहली चीज तो ये लिखी कि भारत का संसद इस पे चाहे तो कानून बना सकती है। दूसरा ये लिखा था संसद कोई और कानून बनाना चाहे तो राष्ट्रपति आदेश देगा, और ये राष्ट्रपति आदेश तब देगा, राष्ट्रपति आदेश भी किससे देगा बेटा? जम्मू कश्मीर राज्य के, जम्मू कश्मीर राज्य के सहमति से। मतलब अगर कोई और कानून बनाना है तो जम्मू कश्मीर के राज्य के सहमति होनी चाहिए। राज्य के जो मंत्री परिषद है, जो वहां के राज्यपाल है, उनसे बात करेगा, अगर वो लोग सहमति देंगे तो हाँ ये कानून बना लीजिए, तब राष्ट्रपति आदेश निकालेगा और तब वो चीजें कानून बनाया जा सकता है। ये अधिकार दिया गया था 370 क्लॉज 1 के बी में ये। ठीक, सी की बात करें, सी में क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा गया था कि भारतीय संविधान का केवल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 ही कश्मीर पर लागू होगा। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 ही, सॉरी, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 कश्मीर पे लागू होगा, इसके अलावा कोई और आर्टिकल नहीं। ठीक है, और इसका डी भाग क्या था ये भी समझते हैं। डी भाग यहां लिख लेता हूं, समझना। इसमें डी भाग ये दिया था कि यदि कोई और आर्टिकल लागू कराना हो, ये क्या था, संसद कोई कानून बना रही थी तो, और यदि कोई और आर्टिकल लागू कराना हो तो राष्ट्रपति को कश्मीर के संविधान सभा से आज्ञा लेनी। आपको मालूम है कश्मीर का भी अलग संविधान बना था, वहां की भी संविधान सभा थी। 1956 में कश्मीर का संविधान लागू हो गया, उसके बाद संविधान सभा रद्द हो गई, तो मामला यही तो फंस रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर के संविधान सभा से आज्ञा लेनी होगी, संविधान सभा है ही। तो कुछ लोग का यह मत है कि जब संविधान सभा है नहीं तो इसका मतलब 370 आप कभी हटा ही नहीं सकते, क्योंकि आप कोई और आपकी लागू नहीं कर सकते।
क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल लागू करने के लिए आपको कश्मीर के संविधान सभा की आज्ञा लेनी पड़ेगी, संविधान की सभा है ही नहीं, कैसे लेनी पड़ेगी। कुछ लोग का ये मानना है जिसके पक्ष में कह रहे जब संविधान सभा है ही नहीं तो उसका औचित्य खत्म हो गया, फिर तो आगे हम कैसे लेते, तो खत्म ही कर दो, वो आर्टिकल ही खत्म कर दो। इसके बीच में भी तो हम मतभेद है, आगे समझेंगे क्या है कहानी। फिलहाल ये आर्टिकल देंगे। तो ये 370 आर्टिकल के पहले क्लॉज के 4 भाग थे, ए बी सी और डी, 4 भाग। ये 370 का आर्टिकल सेकंड क्या क्या है याद कर दो बेटा, नोट करते रहना, ठीक है। 370 का सेकंड आर्टिकल क्या कहता है वो समझते हैं। तीन सौ सत्तर का सेकंड क्लॉज क्या कहता है? सेकंड क्लॉज ये कहता है कश्मीर को, इसी क्लॉज की तरफ, कश्मीर को संविधान और अलग फ्लैग यानी झंडा का परमिशन, एक तो ये लिख दिया। और दूसरी चीज इसमें ये लिख दी गई थी और इसमें ये भी लिखा गया 370 की तरफ, जब कश्मीर का संविधान बन रहा है तो जब कश्मीर का संविधान बन रहा है तो कोई भी नियम वही मान्य होगा जिसको अंतरिम रूप से, अंतिम रूप से संविधान सभा पास करे। मतलब जम्मू कश्मीर में वही रूल माने जाएंगे, वही नियम जो वहां के संविधान सभा द्वारा पास किया जाएगा। ये आर्टिकल 370 दो में उनको पावर दी है, ठीक है। और 370 आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है, अगर हम इस वाले आर्टिकल की बात करें तो इसमें ये लिखा गया, बहुत प्रमुख नहीं है, आप नोट कर सकते हैं या जान सकते हैं, सुन के भी लिख सकते हैं और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। 370(3) में ये दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की आज्ञा से या सिफारिश से, अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा कोई सिफारिश करती है, कोई आज्ञा देती है, तब जाकर भारत देश का राष्ट्रपति कोई और नियम या कोई और कानून बना सकता। आपको मालूम है कि हमारे देश का जो संविधान था, कश्मीर का जो संविधान था, 1956 में कश्मीर का संविधान लागू हुआ। कश्मीर का संविधान 1956 में लागू किया गया, ठीक है। जब बैठक हो गई, जब चीजें हो गई तो बातचीत हुई फिर कि भैया जब संविधान सभा हमारा बैठ गया, हमारा भारत का संविधान सभा जब सब कुछ फाइनल हो गया, तो अब ये हुआ कि अब कैसे काम शुरू किया जाए, तो कश्मीर से कैसे किस तरीके से चीजें शुरू की जाए, कोई आदेश वदेश पारित करिए। तो पहला आदेश 1950 में राष्ट्रपति का पहला आदेश, कश्मीर को लेकर राष्ट्रपति का जो पहला आदेश 1950 में आया। और 1950 में यही हुआ कि जो विलय पत्र में 3 शर्तें दी गई हैं, 3 शर्तें आपको याद होगी, मैंने क्या बताया, डिफेंस, संचार और विदेश। तो उसमें आदेश आ गया संविधान विधान 3 शर्तें, विलय पत्र की जो 3 शर्तें हैं ये कश्मीर पे लागू कर दी गई यहाँ से। दूसरी चीज ये हो गई 1950 में
कि कश्मीर में संविधान सभा का गठन करने का आदेश हो गया। कश्मीर में संविधान सभा का गठन करने का आदेश कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो 1951 में संविधान सभा का गठन हुआ और 1956 में कश्मीर का संविधान सभा लागू हुआ। 1952 में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का पीएम बना दिया गया। और जैसे ही कश्मीर का पीएम बने शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहला काम क्या किया, राजा हरि सिंह को निष्कासित किया राजा के पद। राजा हरि सिंह को निष्कासित कर दिया राजा ने। वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, बोला बिना राजा के नहीं चलेगा, राजा तो कोई ना कोई चाहिए हमें। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा हमें हरि सिंह तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हरि सिंह ने ही इनको पीएम बनाया, इनको सारे प्रमुख इन्होंने, तो हरि सिंह नहीं बनाया। लेकिन जैसे ये सत्ता में आया सबसे पहले उन्होंने हरि सिंह को निष्कासित किया। और जब जनता ने विद्रोह किया तो बाद में इन्होंने क्या किया, तो बोला कि हरि सिंह तो हमें नहीं चाहिए। तो हरि सिंह के ही लड़के थे कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह को इन्होंने राजा बना दिया। लगा कर्ण सिंह क्यूट से आदमी है, छोटे से बहुत प्यारे से क्यूट से, बोला इन्हीं को बना देते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे लोगों ने इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बन रही थी तो लोगों ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझ के प्रधानमंत्री बना दिया था, चलो इन्हीं को बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, देश चलेगा अपने हिसाब से। इंदिरा गांधी इतना ज्यादा कुछ आता नहीं, हम लोग चाहेंगे भाई हो। बाद में इंदिरा गांधी ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया है, अच्छो की खटिया खड़ी, जो लोग उन्हें गूंगी गुड़िया समझ रहे थे वो लोग तो पानी मांगते फिर रहे। वो सत्ता 1966 में इंदिरा गांधी आई, उसी समय उन्होंने मनसा जाहिर कर दिया। 1971 में इंदिरा गांधी जब हुकूमत से आई तो उस समय तो मतलब रोज आदमी सुबह उठता था तो ये सोच के उठता था कि आज क्या नया नियम आ जाए, कुछ इस तरीके का माहौल बना। कर्ण सिंह को फिर उन्होंने राजा बनाया गया, हरि सिंह के बेटे थे कर्ण सिंह। और जो ये राजा बने तो उस समय इनको क्या कहा जाता था, राजा का मतलब राज्यपाल कह सकते हैं उस समय, उनको सदर ए रियासत कहा गया। तो सदर ए रियासत किसको बनाया गया, तो उस समय कर्ण सिंह को बनाया गया सदर ए। 1952 में शेख अब्दुल्ला ने कर्ण सिंह को क्या बनाया, सदर ए रियासत। 1953 में ध्यान रखिएगा, कर्ण सिंह ने अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त, शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त। और कहा जाता है कि उस समय जो शेख अब्दुल्ला थे, उस समय अगर हम बात करें शेख अब्दुल्ला की, तो उस समय जो मामला ये चल रहा था कि शेख अब्दुल्ला जैसे ही प्रमुख बने, पीएम बने, उनका दिमाग घूम गया। दिमाग किस प्रकार घूम गया, अब वो क्या करने लगे, भारत और पाकिस्तान दोनों से बार्गेनिंग करने लगे। क्योंकि पाकिस्तान से भी कहते हैं हम तुमसे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर हमें दे दो पूरा। भारत से भी बार्गेनिंग करने लगे। और नेहरू को बहुत झपड़ा झटका लगा, यार इस आदमी के लिए हमने क्या क्या पापड़ बेले, कैसे कैसे इसको हमने कितना इस पे विश्वास किया, और ये आदमी इस तरीके का गेम खेल। दोस्त से चुकी शेख अब्दुल्ला नेहरू, लेकिन वही ना सत्ता में आने के बाद लोग अहंकार में चूर हो जाते हैं, उसी तरीके से शेख अब्दुल्ला चूर हो गए। शेख अब्दुल्ला इधर उधर बार्गेनिंग करने लगे, बहुत तकलीफ में हुए नेहरू जी। तो कहा जाता है कि नेहरू ने ही कर्ण सिंह के माध्यम से उनकी सरकार बर्खास्त करवाई। और जब इनकी सरकार बर्खास्त हुई तो वहां पर किसकी सरकार बनी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस के जो वहां पे सीएम बनाए गए या वजीर आजम जिनको बनाया गया, वो कौन बनाया गया, बख्शी गुलाम अहमद। बख्शी गुलाम अहमद को वहां का प्रमुख बना।
हालांकि इतने कोई बहुत चर्चित आदमी थे नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार चलानी थी तो कोई ऐसे आदमी को उठा के रख दो बस पोस्ट के लिए। 1952 में 1952 में शेख अब्दुल्ला जब बन गए थे, ये क्या बन गए, पीएम बना दिया क्या, मैं पीएम नहीं पीएम। जब शेख अब्दुल्ला के प्रमुख, शेख अब्दुल्ला 1952 में जब प्रमुख बन गए थे, तो शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच, शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ, और इसी समझौता में क्या क्या चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कुछ प्रमुख बातें जो हुई वो ये हुई कि हम लोग प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, हम प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहेंगे। नेहरू ने कहा कुछ भी कहो, क्या जा रहा है, क्या देना, और बताओ। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम राजा नहीं कहेंगे, जो भी वहां का राजा होगा, राज्यपाल, जिसको राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल को हम सदर ए रियासत कहेंगे। राज्यपाल लिखेंगे, राज्यपाल जो उस समय राजा थे राज्यपाल मानेंगे। और तीसरा उन्होंने जो प्रमुख बात बोली थी, कोई और राज्य का नागरिक कश्मीर में नहीं रहेगा। कश्मीर में नहीं रहेगा, इस तरीके के कुछ हुआ। और ये जो प्रमुख 1952 जब शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं दिल्ली एग्रीमेंट या फिर दिल्ली समझौता कहा जाता है। यही उनके बीच में दिल्ली समझौता। नेहरू ने कहा चलो ठीक है, सबको यार निपट लेंगे धीरे धीरे सब कुछ। धीरे धीरे नेहरू ने बहुत सी ऐसी चीजें की जिससे उनकी पावर खत्म होती गई, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। ये 1952 में हुआ, 53 में शेख अब्दुल्ला खत्म हो गए, बर्खास्त कर दिया गया। 1954 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1954 में राष्ट्रपति का आदेश। 1950 में एक आदेश आया था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। 1954 में जो राष्ट्रपति का आदेश आया, और राष्ट्रपति का आदेश जिसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है, वो आदेश सबसे महत्वपूर्ण था। नाइनटीन 1954 में राष्ट्रपति का आदेश आया, और ये जो राष्ट्रपति का आदेश था, ये किसके लिए आया, जम्मू और कश्मीर के लिए आया, फाइनल आदेश। और यही आदेश जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आज भी अगर, अब तो नहीं है, अब तो क्या ही होगा, लेकिन 2019 5 अगस्त के पहले जो मांग रखी जाती थी कश्मीरियों के द्वारा, वो यही कि हमें वापस 1954 की स्थिति दे दो, वरना हम बवाल करेंगे। बवाल इसीलिए होता था, वो 1954 की स्थिति मांगते थे। क्या था 1954 की स्थिति, उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए आपको चीजें डिटेल में समझनी पड़ेगी। क्या था डिटेल में, उसको समझते हैं। 1954 की स्थिति क्या था, राष्ट्रपति का आदेश, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, इसी को पढ़ना है। पार्ट 2 बहुत ही कठिन है, पार्ट 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा। अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 1954 राष्ट्रपति का आदेश को ही आर्टिकल 35A कहा जाता है। याद हो, आर्टिकल 35 से आप संविधान की कोई भी किताब खरीद लो, संविधान के किसी भी किताब में आर्टिकल 35 से आपको नहीं मिले, वो है ही नहीं। 1954 के जो राष्ट्रपति का आदेश था, उसी को आर्टिकल 35A मान लिया। पीछे के दरवाजे से संविधान में इसको डाला गया, कई उल्लेख आपको मालूम है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक का जो अधिकार है, उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। 35%, आर्टिकल 35। जो 33-34 आर्टिकल है, 33 और 34 आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या है, इसको समझेंगे अगर तो 33 कहता है
मूल अधिकारों पे जो सीमाएं लगी हैं उसके बारे में बात करते हैं। मूल अधिकारों की सीमाओं की भी बात करता है। और 38-34 जो है वो देश में सैनिक शासन का बात करता है, किस तरीके से सैनिक शासन काम करता है उस तरीके से। हालांकि हमारे देश में कभी आर्टिकल 34 लगाया नहीं गया, सैनिक शासन का भी प्रयोग नहीं हुआ। आर्टिकल 35 क्या था? आर्टिकल 35 था मूल अधिकारों, आर्टिकल 35 बेसिकली क्या है? मूल अधिकारों के पक्ष में नियम बनाने का अधिकार। आर्टिकल 35 क्या है? मूल अधिकारों के पक्ष में नियम बनाने का अधिकार। यानी कि देखो ये कुछ टॉपिक ऐसा जिसमें रायता फैल, आप आराम से पढ़िएगा, पॉज कर करके पढ़िएगा, समझ में आएगा। आर्टिकल 35 क्या है? मूल अधिकारों के पक्ष में कोई नियम अगर बनाना हो सरकार को तो वो आर्टिकल 35 के तहत कोई नियम बनाती है। ठीक है, तो इसी के तहत आर्टिकल 35 ए बनाया गया। फिर संविधान में तो नहीं लिखा है लेकिन आदेश है। आर्टिकल 35 से क्या है? संविधान में नहीं लिखा है लेकिन 1954 का जो राष्ट्रपति का आदेश है वही आर्टिकल क्या माना जाता है? 35 ए। क्या था आदेश, क्या था आर्टिकल 35 से, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आर्टिकल 35 ए के बारे में बात करूं तो पहला आदेश जो निकला राष्ट्रपति के द्वारा 1954 में क्या था? ये लिखा गया कि आर्टिकल 35 के तहत कोई भी ऐसी विधि या कानून, कोई भी ऐसी विधि या कानून, ज्यादा तो नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा विधि या कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा जो 370 से संबंधित नहीं, जो 370 से संबंधित। समझ में आया? अच्छा, ये राष्ट्रपति का आदेश कैसे आ सकता है आप सबको मालूम है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का आदेश आया, उस राष्ट्रपति का जो समझौते के बाद राष्ट्रपति का आदेश आया वो ये आया कि 370 के अलावा कोई भी और विधि या कोई भी और कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं, केवल और केवल भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 ही लागू होगा और कोई लागू नहीं होगा। और 370 आर्टिकल बना ही किसके लिए था? जम्मू कश्मीर के लिए। तो भारत का कोई भी नियम वहां पे लागू होने से बचेगा, ये था नियम पहला। दूसरा क्या था? दूसरा इसका आदेश क्या था? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन होगा, यह निर्णय भी जम्मू कश्मीर लेगा। यह निर्णय वहां का राज्य लेगा। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर डिसाइड करेगी कौन वहां का स्थायी नागरिक है और कौन वहां का स्थायी नागरिक नहीं। वहां के स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार मिलेगा, वहां के स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार दिया गया। वहां के स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार दिया गया। क्या क्या विशेषाधिकार? जैसे वहां के स्थायी नागरिक जो है उन्हीं को जमीन का अधिकार है, वो जमीन ले सकते हैं। मतलब यदि आप चाहो अगर कश्मीर में जाके जमीन लेना तो आप ले सकते, वहां का स्थायी नागरिक होना जरूरी है, तभी आप कश्मीर में नागरिक जमीन ले सकते। वहां का स्थायी नागरिक कौन होगा? जरूरी नहीं कि आप वहां बहुत दिन से रह रहे हो तो आप स्थायी नागरिक हो जाओ। वहां का जो नियम था स्थायी नागरिक का बहुत ही अलग नियम,
स्थायी नागरिक के लिए अगर वहां की महिला, अभी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या स्थायी नागरिक का वहां कॉन्सेप्ट का। यहां पर दूसरा विशेषाधिकार क्या है कि राज्य में, कश्मीर राज्य में नौकरी केवल स्थायी नागरिक को मिलेगी। यदि आप 50 साल से वहां पे रह रहे हैं, कहीं और से जाकर अगर आप वहां फंसे 50 साल से वहां रह रहे हैं, तो आप वहां के स्थायी नागरिक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता था कि पाकिस्तान का अगर कोई मूलतः निवासी है, कोई जाके पाकिस्तान में 10 साल रहा और फिर पाकिस्तान से आगे कश्मीर में भी 10 साल रहा और आगे रहने की मंशा जाहिर करता है, उसको वहां का नागरिक बना दिया जाता था स्थायी। लेकिन भारत का कोई नागरिक किसी और राज्य का वहां जाके 50 साल भी रहे तो वो स्थायी नागरिक नहीं। अगर कश्मीर की कोई महिला, अगर कश्मीर की कोई महिला किसी अलग राज्य में जाकर शादी कर लेती है, तो वो महिला और उस महिला के आने वाले बच्चे भी स्थायी नागरिक नहीं माने। और वहां पे नौकरी भी किसको मिलेगी? जो वहां का स्थायी नागरिक होगा। और जमीन का अधिकार भी किसको मिलेगा? जो वहां का स्थायी नागरिक होगा। ये नियम 1954 में पास किया गया और इन्हीं आर्टिकल को, और यही आदेश जो था, जो मैं कहता हूं जो अमित शाह ने 35 से हटाया था, वो बेसिकली 35 से नहीं था, 1954 के आदेश को ही रद्द किया था अमित शाह ने 5 अगस्त 2019। बताऊंगा आगे कैसे रद्द हुआ, चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 35 से क्या था, वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, अब इतना मुश्किल तो है ही, तभी तो इतना बवाल है। इतना आसान होता तो फिर बवाल ही क्या, तो मुश्किल तो है। लेकिन कैसे कैसे आया, क्या क्या आया, वो चीज आपको समझना है। अब दोबारा वीडियो को पॉज करके देखेंगे और पानी पी पी के देखेंगे, थोड़ा रिलैक्स होके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। सारे रूल अगर आप लिखोगे और दोबारा सुनोगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर, उधर मामला किस तरीके से काम कर रहा था, ये तो आपका 35 से और 370 आपको समझ में आ गया। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि शेख अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा डाका फैला रहे थे उस समय, बहुत ज्यादा विद्रोह के मूड में थे, तो नेहरू ने उनको गिरफ्तार करवा दिया था। दोस्त से गिरफ्तार करवा के बोला कि भैया उनका मोबाइल फोन तक छीनवा गया था, नजर बंद करवा दिया कि वो मामला गड़बड़ा है। दोस्त थे नेहरू थे, लेकिन राष्ट्र हित में उनका आजाद रहना सही नहीं था, इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया। और ऐसा माना जाता है, किताब में लिखा हुआ कि बहुत दिनों तक सत्ता से बाहर थे शेख अब्दुल्ला जी, वो भी परेशान हो गए अंतिम समय। सबको मालूम है 1962 में चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 में तो होगा। चाइना का युद्ध भारत हार गया और इस बात से लेके काफी ज्यादा सदमे में थे जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में चाहते थे कि मैं कश्मीर का मुद्दा हल करके जाऊं। ऐसी कई किताबों में पढ़ने को आपको मिलेगा, अगर आप राइवल्स फ्रीडम पढ़े, फ्रीडम इंडिया किताबों का उचित नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 3-4 किताबें मैं आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको 3-4 किताबों के बारे में पढ़े तो आपको जानकारी मिलेगी। क्या कहा जाता है कि नेहरू अपने मरने के पहले शेख अब्दुल्ला से मिले थे, मीटिंग की। शेख अब्दुल्ला भी बहुत आदि आ गए थे क्योंकि वो कैद में थे, सत्ता का लोग उठा नहीं पा रहे थे, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो चाहते थे वे शेख अब्दुल्ला से मिलकर कुछ नया रास्ता निकाला जाए कश्मीर को लेकर। मीटिंग भी हुई थी शेख अब्दुल्ला, लेकिन बात बनी नहीं। एक और मीटिंग होने वाली थी शेख अब्दुल्ला से 1964 में पंडित नेहरू की, और कहा जाता था कि इस मीटिंग में कोई रास्ता निकलने वाला था भारत और कश्मीर का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद मैं आता हूं मिलने। पाकिस्तान चले गए थे शेख अब्दुल्ला। कहा जाता है कि जब वो लौट कर आए तो नेहरू मर चुके। शेख अब्दुल्ला जब कैद में थे
शेख अब्दुल्ला का बेटा था फारूक अब्दुल्ला, जो जयपुर से मेडिकल की पढ़ाई करता। कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला का उस समय देखरेख या फीस, क्योंकि उनके दोस्त का लड़का था, राष्ट्रहित के चक्कर में अपने दोस्त को उन्होंने कैद करवा दिया था, लेकिन दोस्त के बेटे को अपना बेटा समझकर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की फीस जमा करते थे, पढ़ाई का खर्चा देते थे। नेहरू कितने आदर्शवादी व्यक्ति थे, और लोग उनके ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने देश के साथ। कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 17 साल या 20 साल तक शासन करे, एक आध गलतियां तो होंगी उससे, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज सही करेगा, और वो उस समय की स्थिति में आगे सोचेगा, ना कि वो 2019 की स्थिति में आगे सोचेगा। तो माने कि हम ये मानते हैं कि कश्मीर को लेकर थोड़ी सी गलती नेहरू ने करी थी, लेकिन वो गलती इंटेंशनली किया गया था, देश के प्रति साजिश था, ऐसा मैं नहीं मानता। और कोई भी ऐसा नेता नहीं है, खुद मोदी जी भी नहीं है, या खुद कोई भी ऐसा नेता इस समय नहीं है, या कोई भी नेता, क्योंकि सब इंसान है। तो मेरा ये मानना है कि कोई 100% सभी फैसले सही ले ले, ये जरूरी नहीं। अच्छे से अच्छे नेता से भी गलतियां हो जाती हैं, वो छोटी सी गलती हुई, लेकिन इंटेंशनली हुई, देश के प्रति गद्दारी थी। इस बकवास को मैं नहीं मानता, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं मानेगा। बातें अपने अपने, और ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग, क्योंकि अभी मैं जब आपको पार्ट 3 पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मोदी गवर्नमेंट ने छक्के छुड़ा दिए थे कश्मीर के और पाकिस्तान, वो भी बताऊंगा। तो मैं किसी विशेष पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, और मैं शिक्षक हूँ, तो मुझे किसी पार्टी की तरफ झुक के बात नहीं करनी, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, वो तथ्य मैं आपसे बताऊँ। अगर मैं बात करूं कश्मीर के संविधान की, तो कश्मीर के संविधान में बहुत प्यारा सा संविधान, 158 आर्टिकल। कश्मीर के संविधान की अगर हम बात करें 158 आर्टिकल, 13 भाग है इसमें, और शायद 8 या कितनी 7 अनुसूचियां, 7 शेड्यूल पूरे कश्मीर के संविधान। अगर इनके संविधान में कुछ प्रमुख बातें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या इनके प्रमुख बातें हैं, तो 158 के आर्टिकल में प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के संविधान का प्रस्तावना उसमें ही लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था और रहेगा। ये उनकी प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ। प्रस्तावना में ये लिखा है, अगर हम बात करें भाग 3 में, प्रस्तावना में लिखा हुआ कि भारत का हिस्सा है, ठीक है। आर्टिकल 5 में बात करें अगर, और जो प्रस्तावना में लिखा गया वही आर्टिकल 3 में भी लिखा गया है। आर्टिकल 5 में कश्मीर को कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं वो लिखा गया है, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में लिखा गया, ठीक है। आर्टिकल 6 से 10 स्थायी नागरिक कश्मीर के जो कैसे होंगे, वो स्थायी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 से 10 में कश्मीर के संविधान में दिया गया है कि कैसे हो, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 92 में लिखा गया है कि अगर किसी भी तरीके का विद्रोह होता है तो यहाँ पे राज्यपाल शासन लगेगा, और राज्यपाल शासन की मैक्सिमम टाइम जो लिखा गया वो 6 महीने लिखा गया। 6 महीने के बाद क्या होगा ऐसा नहीं लिखा गया आर्टिकल 92। और याद रखिएगा 1959 में वल्लभ भाई पटेल मर चुके हैं, नेहरू ही कर रहे हैं। 1959 में नेहरू ने कश्मीर संविधान में पहला संशोधन करवाया था। पहला संशोधन करवाया था इन्होंने। क्या करवाया था? उस समय हमारे कश्मीर में इलेक्शन कमीशन, जो भारत का इलेक्शन कमीशन होता था, चुनाव आयोग,
वो वहां पर लागू नहीं होता था। तो इन्होंने पहला संविधान 1959 में संशोधन करवा के अपने इलेक्शन कमीशन को कश्मीर में भी लागू करवाया था 1959 में। अब जो भारत का इलेक्शन कमीशन था वो कश्मीर में भी लागू हो रहा था। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और संशोधन उन्होंने किया था 1964 में। 1964 में नेहरू ने एक और अमेंडमेंट करवाया था। क्या अमेंडमेंट करवाया था? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 लागू होगा कश्मीर। आर्टिकल 356 आपको मालूम है राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राज्यपाल शासन 6 महीने तक चलेगा, वो उससे भी मामला न समझ में आए तो आर्टिकल 356 भी लागू किया जा सकता है। ये भी आर्टिकल कश्मीर के संविधान में नेहरू ने संशोधन करवा दिया। उसके बाद 1964 और अब आ चुके थे कौन? शास्त्री। फिर आएंगे इंदिरा गांधी। और इन लोगों ने जो धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसा नहीं है कि सारा खेल 5 अगस्त को ही हुआ, ऐसा नहीं है। पहले से ही चीजें हो रही थी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ऐसा नहीं कि 5 अगस्त को आके किसी ने अचानक सारा बम मारा। लेकिन हाँ, जो 5 अगस्त को हुआ वो बहुत ही काबिले तारीफ चीज हुई। जो अभी तक की सरकार जो बातचीत करके कर रही थी, थोड़ा बहुत धीरे धीरे इसका इलाज कर रही थी, अमित शाह जी आए 5 अगस्त को डायरेक्ट उस बीमारी को ही निकाल दिए। ये हुआ। क्या हुआ उस दिन 5 अगस्त 2019 को, कैसे हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा उन्होंने कौन सी चाल चली कि सारे के सारे पत्ते धरे के धरे रह गए और 370 चुटकी भर में आ गए। एक ही दिन 5 अगस्त को ही राज्यसभा में हर 1 घंटे के इंटरवल पे 4 घटनाएं ऐसी घटी जो अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 370 कैसे हटा। और वो 4 घटनाएं आपको मैं बताऊंगा पार्ट 3 में। इसके बाद की जो कहानी है, जो आखिरी कहानी है कि 2019 में 5 अगस्त में अमित शाह ने क्या ऐसा खेल खेल दिया, पूरा देश में मजा आ गई। मेरा क्या ओपिनियन है 370 के प्रति, सही है कि गलत है, वो भी मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि पार्ट 3 में 370 हटना सही था, संवैधानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से सही था कि नहीं था। ये सारी बातें मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो पार्ट 2 यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट 3 में आपसे मिलूंगा और जस्ट 2 घंटे बाद आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। उसमें मैं आपको इसके आगे कहानी। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ, थोड़ी सी टफ है। पहले वाला पार्ट आप देखेंगे तो सेकंड वाला समझ में आएगा, और सेकंड वाला अगर आप देख लिए तो थर्ड वाला आपको समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड वाला लेके आएंगे। थैंक यू, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक जरूर करते रहिए। थैंक यू।